लेकिन फिलवक्त मैं आपके तमाम उन सवालों का जवाब देने जा रहा हूं जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था। तो चलिए मैं उन सवालों को शुरू करता हूं। एक साथी हैं जिन्होंने मुझसे पिछले कई दिनों से सवाल कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का सवाल आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एमडी कुर्बान अली, इन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे मदरसा से जनवरी से मैं एजेंडा जमा कर चुका हूँ। यानी इन्होंने अपने मदरसे का एजेंडा जनवरी में जमा कर चुके हैं और परमिशन नहीं मिला था। अब क्या न्यू चेयरमैन पुरानी बहाली जैसा होता है करेंगे या न्यू नियमावली के आधार पर करेंगे? तो इस तरह के कमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं उन तमाम दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर पहले से जमा कर दिया है तो आपको उसी आधार पे आपका होगा जो पहले का रूल रेगुलेशन था। लेकिन इस रूल रेगुलेशन के पीछे आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखा। मैं इसलिए 2 दिन वीडियो आपको नहीं डाला, मैं देख रहा था कि समाज की तरफ से क्या प्रक्रिया आती है। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें साझा करना चाहता हूँ। जब भी कोई न्यू रूल रेगुलेशन बनता है, कोई नियमावली बनती है, तो सरकार भी उसको ऐलान करने के बाद कुछ दिन छोड़ देती है, देखती है कि समाज की तरफ से क्या प्रक्रिया आती है। अच्छा, तो इस पे तमाम लोगों को जो भी मदारिस से रिलेटेड है या मदारिस से मोहब्बत रखते हैं उन लोगों को अपनी प्रक्रिया देनी चाहिए। आवाज़ के ज़रिए, पेपर में आप आर्टिकल लिख के ज़रिए देनी चाहिए। मैं देख रहा था पिछले कई दिनों से मैं पेपर का स्टडी कर रहा था, लेकिन बहुत कम लोग आर्टिकल लिखे हैं इस पे। और मैं 1-2 आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है इस सिलसिले में आपसे शेयर करूँगा। दूसरी बात ये है कि खुद एक डेलीगेशन जो मुस्लिम डेलीगेशन होगी मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में मुलाकात करेगी, क्योंकि मदारिस फुल्ली तौर पे आप देख लें कि मदारिस के जो ज़मीन होते हैं वो खुद आम लोगों की ज़मीन होती है, जो अपनी ज़मीन देते हैं और अपने ज़मीन पे खुद इमारत बना के तब सरकारी वो होता है, और सरकार सिर्फ और सिर्फ पेमेंट देती है। उसके अलावा मदारिस में कोई अनुदान नहीं दिया जाता। जब उनको कोई अनुदान नहीं दिया जाता और यकायक उनके तमाम चीज़ों को आप ख़त्म कर देंगे तो ये कहाँ तक मुनासिब है? मुनासिब भी नहीं है। जब ज़मीन उनकी है, बिल्डिंग इमारतें उनकी हैं, टेबल डेस्क तक उनके हैं, सारी चीज़ें उनकी है, और आप सोच रहे कि पूरी की पूरी आप अपने अंदर में रख ले, ये मुनासिब नहीं है। आप एक सिर्फ पेमेंट देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझनी चाहिए और इस पर मजबूत आवाज़ आपको रखनी चाहिए। फिलवक्त एक जो सूचना मिली है मुझे, और ये कहा जा रहा है कि इमारत शरिया की तरफ से एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में मुलाकात करेगी, क्योंकि ये अगर नियमावली, ये रूल रेगुलेशन अगर पूरे तौर पे आ जाता है और इसको जो है एक्सपर्ट के पास स्टडीज़ के लिए नहीं भेजा जाता है, जो मुस्लिम एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, तो इससे कई खराबियां आएंगी। सबसे पहला ये है कि बहाली में आपको काफ़ी देर जो है मदारिस को देखना पड़ेगा। अब्दुल कयूम अंसारी के दौर में आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ 17 बहाली हुआ। मैंने कल ये पता किया कि उनके दौर में कितने बहाली हुए, तो मालूम है सिर्फ और सिर्फ 17 बहाली हुआ था। आप देख लें कि पिछले 3 साल में अगर 17 बहाली, और 2018 से लेके 20 तक का जो पीरियड है, ये मदारिस में बहुत लंबी तादाद में टीचरों ने जो है रिटायरमेंट हुए हैं, और उनकी वजह से बहुत, एक मदारिस में 5 टीचर हैं तो 6 टीचर हैं, तो उसमें 4 सीट खाली है, कहीं पे 5 सीट खाली है, कहीं पे 2 सीट, और ऐसा कोई मदारिस नहीं जहां सीट खाली ना हो। अक्सर जगह पे आपको सीट खाली है। और इस तरह से अब्दुल कयूम ने मदरसे को जो धक्का पहुंचाया, अब उसको आप देख लें कि एक यकायक इस तरीके का नियमावली बना के नाफिज कर दिया जाता है, तो इससे और भी ज़्यादा मदरसे को इफेक्ट होना पड़ेगा। और मदारिस में बहाली की प्रक्रिया जो थी पहले की, फ़ौरन हो जाता था, सीट खाली नहीं रह पाती थी, अब उसको काफ़ी दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये एक ख़राब चीज़ है। आपको इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और आपको बता दें, जब भी कोई नया रूल रेगुलेशन या कोई कानून बनना होता है तो सरकार उसको ऐलान करने के बाद कुछ दिन यूँ छोड़ देती है कि आप समाज की तरफ से क्या देते हैं, और जो भी विभाग से रिलेटेड होता है वो मंत्रालय तमाम पेपरों को रोज़ाना, तमाम काम छोरों को स्टडी करती है। वो देखती है कि अगर इसमें कुछ चीज़ें सुधार की होंगी तो सुधार कर लिया जाएगा, और अगर नहीं होंगी तो फिर जैसा वैसे। और समाज की तरफ से ज़्यादा अगर जो है आवाज़ उठी तो इसको जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको जिस तरीके से कृषि कानून का याद ही होगा, ऐसे बहुत सारे, अगर आप में से कोई भी मंत्री के साथ रहे हों या उनके आवास पे 2, 4, 5 दिन रहने का आपको कभी भी मौका मिला हो, तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी बहुत। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करके आपको
उन तमाम सवालों का जवाब देना जा रहा था कि जिनका काम पहले से आपने अगर इजाज़त ले रखा है तो उनको उसी तरीके पे होगा और उन पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक साथी ने हमसे पूछा कि सर एक बात पूछना था कि जो मदरसा बोर्ड से वस्तानिया फ़ोकानिया या मौलवी किए हुए हैं, टीईटी या सीईटी पास है, सिर्फ वही लोग बहाली होंगे? नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि ये लाजिम नहीं है। 5 लोगों ने अपनी बहाली की प्रक्रिया के लिए अपना प्रोसेस एप्लीकेशन डाला है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जिस तरह भी डाला है, तो उसमें अगर ये सीईटी किए हों या टीईटी किए हों तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से भी थी। तो ये आप इसको लाजिम ना समझें। इसी तरीके से उनका और भी सवाल था, अगर हम बिहार बोर्ड से उर्दू सब्जेक्ट से बीए किए हों और सीईटी पास किए हैं तो क्या मैं इस बहाली फॉर्म में? हाँ बिल्कुल, आप अगर कहीं से भी किसी भी बोर्ड से आपने अगर एजुकेशन प्राप्त कर लिया और सीईटी कर लिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। फॉर्म डालने में किसी को कोई रुकावट नहीं, कहीं से भी कोई भी डाल सकता है। इसी तरीके से एक साहब ने लिखा था कि जनाब कुछ प्रमोशन के बारे में भी वीडियो बनाएं, खामखा हाफिज हो या मौलवी। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, इस अगर नियमावली की बात मैं करूं तो नियमावली में हाफिज के सीट पे जो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट बहाली होगा, लेकिन उसके आगे सत्र को आप पढ़ेंगे तो एक चीज उसमें लिखी हुई है कि हाफिज के सीट पे बहाली होने के लिए वो मौलवी भी पास किया हो, यानी मौलवी का फॉर्म भी, मौलवी का डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे तब जाके हाफिज के सीट पे बहाली, जो कि बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। आप ले रहे हाफिज के सीट पे बहाली, अब मौलवी का उसको क्या लेना देना है। तो ये चीज़, जहाँ तक रही प्रमोशन की बात, तो मैं प्रमोशन बता दूं कि आप अगर हाफिज के सीट पे हैं और आपके अंदर मौलवी का सर्टिफिकेट है या फोकानिया ग्रेड का है या आप उससे ज़्यादा एजुकेशन पाए हुए और आप चाहते हैं कि मैं अपना प्रमोशन करा लूं और आपका प्रिंसिपल भी तैयार है तो आप प्रमोशन करा सकते हैं, इसमें कोई कभी रुकावट नहीं है। और जहाँ तक कोई अगर मौलवी पे है वो प्रमोशन कराना चाहता है, आपने आलिम के सीट पे जाना चाहता है तो बिला तकल्लुफ करवा सकता है। शर्त ये कि आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको दिक्कत का सामना होगा। कोई भी किसी भी दर्जे के टीचर हो और अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो वो बिला तकल्लुफ करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस सीट पे जाना चाह रहे हो उस सीट का आपके पास सर्टिफिकेट हो। सर मदरसा कमेटी खत्म, ये जो लोग कह रहे हैं कि मदरसा की कमेटी को ख़त्म करो, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि मदरसा की रूह वो कमेटी है, वो ट्रस्ट है। आप नहीं जानते हैं, जिस मदरसे में बच्चे रह रहे हैं और वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं उस मदरसे में चंदा बहुत कम होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सरकारी है और सरकारी को चंदा नहीं देते हैं। अब जब चंदा नहीं देते तो वो कमेटी ही अपने घर से धान चावल जो भी चीज़ें होती है वो देते हैं और मदारिस को चला रहे हैं। तो कमेटी ख़त्म करना, आप एक जगह गलती देखें और उसके बेस पे पूरे बिहार की कमेटी को ख़त्म कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह आपको खुद भी सोचनी चाहिए। सर जिसका वैकेंसी आउट हो गया है उसको और प्रोसेस में जाना होगा? नहीं नहीं, जिनका पहले से मैंने बता दिया, आपका काम पहले से जो कुछ भी हुआ है उसको उसी आधार पे होगा, न्यू में आपको नहीं आना होगा। सर एक जिला के दूसरे जिला में बहाली हो सकता? हाँ, आप पूरे हिंदुस्तान, बिहार के लोग कैसे दिल्ली में आके जो है टीचर बन जाते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, तो एक स्टेट के दूसरे स्टेट में जा सकता है। तो यहाँ तो जिला की बात कर रहे हैं, बिला तकल्लुफ आप जा सकते हैं। एक जिला के लोग दूसरे जिला में आराम से बहाल हो सकते हैं और लाखों टीचर बहाल हैं। जहां तक अभी एक साहब ने लिखा कि सर अभी कोई मदरसा अपना बहाली का वैकेंसी निकाल सकता है, बिला तकल्लुफ इजाजतनामा मिलने के बाद आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। सर जिसका बहाली के लिए बोर्ड में परमिशन के लेने गया हुआ है उसका नया चेयरमैन आने पर बहाली की क्या होगा? हाँ, आप अगर बहाली की इजाज़त आपको मिल जाती है और चेयरमैन आ जाते तब भी आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने तरीके से जो बहाली का प्रक्रिया वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक साहब ने लिखा है, आकिफ खान है ये, सर मेरे मदरसे से 2 सीट बहाली के लिए फरवरी में एप्लीकेशन बोर्ड को दे दिया गया है, अब क्या उसमें कोई दिक्कत आ सकती है
क्या आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे? हाँ, देखिए, आपने अगर पहले से दे दिया और आपको इजाज़त मिला हुआ तो आप में कोई दिक्कत नहीं है। आप बिला तकल्लुफ़ रहिए, आपकी बहाली एज इट इज़ उसी तरह होगा जो पहले होता था। आपको इसमें नए कानून में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साहब ने लिखा है कि भाई ये बताएं कि 339 और 2459+1 के जो मदारिस जो है बहाल हैं, उनको भी टीईटी पास करके नहीं, उस पे ये नई नियमावली का कोई असर नहीं पड़ेगा। आप क्योंकि पहले से टीचर बहाल है, जो 2459+1 में जो मदारिस बाकी हैं तकरीबन 1600 या 339 में, वो तमाम टीचर पहले से हैं, पहले से खिदमत अपना अंजाम दे रहे हैं, उनको बस पेमेंट नहीं मिला है, तो उसको इस नियमावली से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग उसी तरीके से रहेंगे। अच्छा, 2459+1 वाले बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। आप सबसे पहले ये जानिए कि आप टीचर आज तो नहीं बन रहे, टीचर तो बहुत पहले बन चुके हैं, बस पेमेंट आपको नहीं मिल रहा है। पेमेंट नहीं मिल रहा है तो उससे आप पे इस नियमावली का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको इस नए कानून से या नए रूल रेगुलेशन से आपको कोई किसी तरह का इफेक्ट नहीं है, और आप जैसे पहले टीचर थे उसी तरीके के टीचर रहेंगे, और आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं है। 2459+1 339 ये तमाम के लिए हैं। इसी तरीके से साइंस टीचर की बहाली कब तक होगी? देखिए, जहाँ तक साइंस टीचर की बहाली की बात है, तो ये प्रक्रिया जो है आपको अपने मदारिस से इजाज़त लेके करना होगा। इसमें रोक कभी नहीं था। अब रह गई नई रूल रेगुलेशन की बात, तो इसमें वही प्रक्रिया होगा। तमाम वैकेंसी पड़ी हुई सीट को जिस तरीके से निकाला जाता था उसी तरीके से इसका भी निकाला जाएगा, और आपको उसी में आना होगा। हाफिज़ के प्रमोशन के लिए क्या रूल है? मैंने बता चुका कि हाफिज़ के प्रमोशन के लिए वही है कि आपको अगर फोकानिया के सीट पर जाना हो या मौलवी के सीट पर जाना हो, आलिम के या फाजिल के किसी भी सीट पर जाना हो, आपको उसका सर्टिफिकेट हो, बिला तकल्लुफ़ जा सकते हैं अगर आपके प्रिंसिपल तैयार है तो। मदरसा में 2459+1 का क्या हुआ? अभी तक कोई खबर नहीं। हाँ, सरकार देखिए कि इन चीज़ों को बहुत गहराई से आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको इशारे में बहुत सारी चीज़ें पहले बताने की 2 वीडियो में कोशिश की थी, और बहुत से लोग समझे थे, बहुत से लोग नहीं समझ पाए थे। कि आपको देखें, अब्दुल कय्यूम अंसारी को दौर को देख लें कि उस पूरे पीरियड में, पूरे टेन्योर में कुछ भी काम नहीं करने दिया, सिर्फ बकवास में उनका वक्त पास हुआ है। जो सबसे रूह है मदारिस या स्कूल या किसी भी जगह की, वो टीचर अगर हो तभी पढ़ाई मुमकिन है। टीचर की बहाली उन्होंने रोक रखा था। अब उसके बाद देख लीजिए कि सरकार को नई नियम को लागू करने से पहले 2459+1 को पेमेंट मिलाना चाहिए। पिछले 20-25 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और अब तक उसको आप पेमेंट नहीं दे रहे हो। आप उसको टहला रहे हो आज कल परसों, और नए के नए रूल ले आते हैं, और उसमें भी बोर्ड के पास चेयरमैन नहीं है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप मदारिस के लिए रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन को देखने वाला, जांचने वाला जो चेयरमैन होनी चाहिए वो नहीं है। अब जब वही नहीं है तो आप किस तरह मदारिस को तरक्की की बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक तरफा तरक्की की बात कर रहे हैं, जो आपके कागज़ों पे होगी, यानी मदरसे को दिक्कत में रखना, मदारिस को साइड करना, मदारिस को आउट करना, ये इस तरह की तरक्की की बात हो रही है। मदारिस को हकीकी मानों में तरक्की की बात नहीं हो रही। अगर मदारिस को हकीकी मानों में तरक्की की बात होती तो मदारिस के तमाम चीज़ों से पहले सबसे पहला काम ये होता है कि वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनकी बहाली होती, लेकिन चेयरमैन की बहाली आपने नहीं किया। ये सोचने की बात है तमाम लोगों को कि आप सोच सकते हैं कि सरकार आपको किस तरह की तरक्की देना चाह रही है, और आप नहीं सोचिएगा तो जो दिन आप देख रहे हैं वो देखते रहिए। इसलिए मजबूती से अपनी आवाज़ को उठाइए। यहाँ एक आर्टिकल मैंने आपसे कहा था शेयर करूँगा। मुस्लिम बेदारी कारवां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने लिखा है, और बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। कई पेपर में ये रिलीज़ हुआ है। मैं वो आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के हवाले से रियासती काबीना ने जिन ज़ाब्तों को मंजूरी दी है वो उन मदारिस को पूरी तरह ख़त्म करने की जानिब पहला कदम है। वाकई ये पहला कदम है, ये आपको समझनी होगी। आप मान लीजिए 1981 में मदारिस को सरकारी करने का पूरा एक रूल रेगुलेशन बन गया था। उसके कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बने थे कि किस रूल के तहत क्या होगा
और बाकी अपने से बनाए हुए रूल रेगुलेशन पे अब तक चल रहा था। लेकिन अब ये बन गया, अब बना तो बनाने से पहले ये होनी चाहिए कि मदारिस के जो टीचर्स हैं, जिनका वक्त मदारिस में अच्छा खासा गुजरा हो, या मदारिस इस्लामिया के जो एजुकेशन के माहिर हैं, एजुकेशन में बहुत एक्सपर्ट हैं, उन लोगों की जो है एक कमेटी बनानी चाहिए, उनसे मशवरा करनी चाहिए, तब जाके किसी चीज़ को, किसी ज़ाब्ते को लागू करना चाहिए। अब मान लीजिए इस तरीके से मदारिस में कौन देगा अपनी ज़मीन? अब नए मदारिस अगर बनेगा तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। जब हमारा मदारिस पे किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं होगा, ज़मीन हम दे रहे हैं, बिल्डिंग बना के हम दे रहे हैं, पैसे वहाँ हम खर्च कर रहे हैं, बच्चे अगर हॉस्टल में रह रहे हैं उस बच्चे की पूरी किफ़ालत हम कर रहे हैं, उसका खर्च पूरा उठा रहा है कोई, और जब काम करने की बारी आए, हुक्म करने की बारी आए तो सरकार करे, तो इस तरह मदारिस को कौन ज़मीन देगा? इससे नई मदारिस नहीं बन पाएंगे। ये आपको इस पॉइंट को समझनी चाहिए। अगर उन्हें वापस नहीं लिया गया तो आइंदा इन मदारिस का वजूद ही खत्म हो जाएगा, और यहाँ भी वही होगा जो आसाम में हो चुका। बिल्कुल सही बात है कि असम की तरह ये बर्बादी के दहाने पे मदारिस को ले जाना चाहते हैं। इन ख्यालात का इजहार करते हुए मुस्लिम बेदारी कारवां के सदर नजर आलम व शकील सल्फी ने कहा कि इन ज़ाब्तों के नतीजा में मजालिस मुंतज़िमा की हैसियत बराए नाम रह जाएगी। मुसलमान अपने इदारे अपनी ज़मीनों पर अपने अखराजात से कायम करते हैं। हुकूमत सभी या चंद असातिज़ा की तनख्वाहें देती हैं, हुकूमत सभी या चंद असातिज़ा की तनख्वाहें देती हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचा से लेकर फंड इकट्ठा करने, इमारतों में इजाफा करने और तरक्की देने की सारी जिम्मेदारी इंतजामिया की होती है। इस सूरत हाल में हुकूमत अगर ये चाहती है कि मदारिस पूरी तरह उसके कब्जा में आ जाए और मिल्लत का उनसे कोई ताल्लुक न रहे, तो ये खुली हुई नाइंसाफ़ी होगी। नए ज़ाब्ते में भी बुनियादी ढांचा तैयार करने से लेकर तरक्की की सारी जिम्मेदारी तो मजलिस इंतजामा पर डाल दी गई है, लेकिन उन्हें बड़ी चालाकी से उनके हक से महरूम कर दिया गया। मैंने आपको बताया ना कि ये नए नियम में भी ये किया गया कि मदारिस को फंड आप दीजिए। नए मदारिस जिस तरह नए स्कूल बनते हैं उस तरह आप नए मदारिस को बनाने के लिए ज़मीन दीजिए, उसकी इमारत बनाने के लिए प्रॉपर्टी की ज़रूरत हो वो दीजिए, पैसे दीजिए, जिस तरह स्कूल को दिया जाता है उस तरह उसको भी दीजिए। तो ये आपका नियम बिल्कुल सही है। लेकिन आप कहेंगे कि वो इंतज़ामिया जो वही उस ज़मीन भी देगी, वही प्रॉपर्टी बनाएगी, वही इमारतें बनाएंगी, वही बच्चों की किफ़ालत करेगी और हुक्म आप चलाएंगे, ये कहाँ तक दुरुस्त है? लेकिन इसी तरह असातिज़ा की बहाली के लिए जो तरीक़ाकार तय किया गया वो भी मदारिस के लिए तबाहकुन होंगे। दीनी मदारिस का अपना मिजाज व मिनहाज होता है और उसी के पेश नज़र उनमें बहालियाँ होती हैं। नए ज़ाब्ता में उसको सिरे से नज़रअंदाज कर देगा। अगर उसको मुताबिक बहालियाँ होने लगी तो मदारिस की रूह खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बोर्ड को निगरानी करने, इल्हाक देने या रद्द करने का हक हासिल होना चाहिए और ये उससे पहले से हासिल रहा है, लेकिन उसकी आड़ में सारे इख्तियारात बोर्ड को सौंप देना किसी तरह दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। महज जुज़वी माली तावन की बुनियाद पर हुकूमत को उन मदारिस को अपने मुकम्मल कंट्रोल में लेने का हक हासिल नहीं हो जाता। ये दरअसल मदारिस को ख़त्म करने की तरफ पहला कदम है और यकीनी तौर पर इसके पीछे आरएसएस का दिमाग काम कर रहा है। बोर्ड के साबिक चेयरमैन ने मदारिस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब हुकूमत बिहार उसे मजीद तबाह करने की राह पर चल पड़ी है। इसलिए बिहार की मिल्लत इस्लामिया इसे संजीदगी से लेते हुए हुकूमत पर इन ज़ाब्तों को वापस लेने का दबाव बनाए ताकि मिल्लत का ये सरमाया मिल्लत के हाथों से ना निकलने पाए। अगर मिल्लत ने फ़ौरन इस पर तवज्जो नहीं दी तो वही सूरत हाल यहाँ भी पैदा होगी जो आसाम में हो चुकी। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा मदारिस में दराई खराबियों को दूर करना मिल्लत की जिम्मेदारी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि उसको बुनियाद बनाकर सारा सरमाया हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। ये बिल्कुल मैंने आपको कहा था, अभी एक सब साहब ने लिखा था कि कमेटी ख़त्म कर दे, बहुत अच्छा किया। नहीं, देखिए कुछ एक गलतियां हम में होती हैं और ऐसा नहीं, किसी भी समाज में आपको गलती करने वाले होते हैं। गलती से इंसान सीखता है और गलती ही से नए नियम, नए रूल, नए रेगुलेशन बनते हैं। लेकिन उस चक्कर में आप उसको बजाय सुधारने के आप पूरी की पूरी मिल्लत इस्लामिया की प्रॉपर्टी को आप हुकूमत के हवाले कर दें, ये बिल्कुल भी सही नहीं। हुकूमत आपको ग्रांट देती है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का, और आप पे हुकूमत वो किस तरह करना चाह रही है, पूरे आपके वजूद का। मदारिस जो है मुसलमानों की वो असल रूह है, जहाँ से इस्लाम की असल रूह फूकी जाती है। आप देख ले कि जो भी मुस्लिम घराने में बच्चा पैदा होता है वो पहला एजुकेशन मदारिस मकातिब में पाता है और मदारिस मकातिब में पाने के बाद ही वो अगला एजुकेशन के लिए अपने अगला कदम बढ़ाता है। अगर इस तरीके का हुआ कि नए पोर्टल बनते हैं, अब पोर्टल बनने में कब तक लगेगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं इन तमाम चीज़ों पे आपको नई नई अपडेट देते रहूँगा। जितने भी उनके जो है रेगुलेशन रूल के जितने भी
मतलब किस्तवार मैं आपको वीडियो उस पर पहुँचाता रहूँगा। लेकिन फिलवक्त अभी इसी पे मैं बस करता हूँ। थैंक यू।